कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। जल्दी से जान लेते हैं अगले भाग में क्या हो रहा है। विराज अपनी गहरी यादों से वापस आया, जो अतीत में उसे दर्द के सिवा कुछ नहीं देती थी। एक एक करके वो अपनी अतीत की चीज़ों को बदल रहा था, जिसका नतीजा शायद आगे जाकर कुछ और हो सकता है, क्योंकि वो अभी से फ्यूचर में छेड़छाड़ कर रहा था। पर भगवान ने उसे मौका दिया है और उसे वापस भेजा है, तो चीज़ें बदलनी और जो कुछ बदलना है वो भगवान ही बदल रहे हैं। वो जानता था कुछ बुरा ना हो, बस इतना सोचकर उसे डर था, पर भगवान पर भरोसा भी था। तभी उसका ध्यान जिया पर गया, जो नींद में थी पर अजीब अजीब से चेहरे बना रही थी। कभी तो उसके चेहरे पर डर था तो कभी खुशी। वो अजीब से डर के साथ जैसे सो रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को खोने का डर महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर डर था, मौत का डर। वो नींद में कुछ चीज़ें महसूस कर रही थी, शायद कोई सपना देख रही थी। उसे पता नहीं था उसकी ये हरकतें वैराज को हैरान कर रही थी। वो जल्दी से उठ के उसके पास गया, अपने हाथों से उसके गालों को थपथपाया, उसे हिलाने लगा। शायद वो गहरी नींद में और गहरी यादों में थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह के पास भी कोई और हो। वो डरी हुई थी। विराज बहुत ज़्यादा डर गया। वो उसे तेज़ तेज़ से हिलाते हुए कहता है, जिया, जिया, मेरी बात सुनो। काफ़ी देर बाद जिया ने अपनी आंखें खोली। वो काफ़ी डरी हुई थी। उसने एकदम से विराज को देखा और उसके गले लगकर रोने लगी। वो पैनिक कर रही थी। शायद अतीत की कुछ यादें उसके हिस्से में भी थी। विराज को कुछ भी समझ नहीं आया। शायद वो कोई सपना देख रही हो। विराज के दिमाग में ये चीज़ घर कर गई। वो किसी बच्चे की तरह उससे लिपट कर रोने लगी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले, पर उसके अंदर डर भरा था। वो पूरी तरह से कांप रही थी। विराज उसके अंदर कंपन को महसूस कर रहा था। उसने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाने लगा, ताकि वो शांत हो सके। पता नहीं क्या था जो जिया को इतना डरा कर गया था। तो वहीं दूसरी तरफ जेल में कमल सिंह घानिया की जमानत नहीं हुई थी और ना ही शायद होने वाली थी, क्योंकि उनके पास कोई भी वकील नहीं था जो लड़ने को तैयार हो। कमल सिंह घानिया के खिलाफ इतने सारे प्रूफ जमा कराए गए थे कि कोई भी वकील इतनी आसानी से उसे छुड़ा नहीं सकता था। वहाँ का एसपी मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो लंबा गया अंदर, इसकी बीवी को पता नहीं क्या सूझ रहा है। कमाल की औरत है। इसे कोई फिक्र है कि इसका पति जेल में है, बल्कि उसे इस बात की फिक्र है कहीं उसका नाम ना खराब हो जाए। हवलदार हंसते हुए कहता है, साहब अमीर लोग हैं, इनके पास पैसों की क्या ही कमी। इन्हें पैसों से ज़्यादा लेना देना होता है, प्यार से नहीं। आदमी जेल में पड़ा है और बीवी कुर्सी पर बैठकर रोने का नाटक करते हुए ये कह रही है, मेरा इसमें कोई हाथ ही नहीं है। समझ लो कि पति ने पैसे से प्यार किया तो पत्नी ने भी पैसे से ही प्यार किया। हवलदार की बात सुनकर एसपी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, उसे देखकर लगता ही है। वैसे आज का दिन क्या ही था, दिन तो खराब ही गया। इतने बड़े बड़े हस्तियों को अरेस्ट करने का मौका तो मिला, लेकिन सारा क्रेडिट तो वो विराज सिंह घानिया ही ले गया। वैसे क्रेडिट तो उसी का बनता है। कहाँ कहाँ से सबूत ढूंढ कर लाया ये बंदा। काफ़ी अजीब है, एक ही दिन में बड़े बड़े बिजनेसमैन को जेल में पहुंचा दिया, सबकी बैंड अच्छे से बजा दी। सुना है कल उसकी शादी हुई थी। किस्मत वाली बीवी लेकर आया है, एक ही दिन में सारी प्रॉपर्टी का वारिस बन गया। लेकिन कमाल की बात है, इतने सारे दुश्मन भी एक ही दिन में बना लिए। इन बड़े लोगों का तो समझ ही नहीं आता कि क्या चल रहा है। वहीं सुबह से शाम हो गई थी। कांता जी गुस्से से घर लौट आई। कमरे की तरफ जाते हुए उनकी नज़र सरिता जी पर चली गई, जो हॉल में बैठे मुस्कुराते हुए साहिल की माँ से बातें कर रही थी। कांता गुस्से से जाकर उनके सामने खड़े होते हुए कहती है, भाभी आपसे उम्मीद नहीं थी। मेरे पति को जेल भेजकर यहाँ हंस हंस कर लोगों से बातें कर रही हैं। हमने आप सबके लिए कितना कुछ किया, कि क्या बिगाड़ा था मेरे पति ने आपका। आपका बिजनेस संभाला, और जब उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलना चाहिए था तो मिला नहीं। उल्टा आपने अपने बेटे को सीईओ बनाकर बिठा दिया है। इससे पहले वो कुछ और कहती कि तभी उनकी खुद की बेटी की आवाज़ आती है, जो गुस्से से कह रही थी, बड़ी माँ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद पर ध्यान दीजिए। जिसने अपनी बेटी से कभी प्यार नहीं किया, वो आकर इल्ज़ाम लगा रही हैं। कांता अपनी बेटी रिप्सी की तरफ देखकर गुस्से से कहती है, तुम्हारी माँ मैं हूँ, इनकी तरफदारी करना बंद करो। तो रिप्सी हंसते हुए कहती है, आप और मेरी माँ कब से हो गई? जहाँ तक मुझे याद है, मुझे बड़ी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे खर्चे भी वही उठाती थी। उन्होंने मुझे स्कूल भेजा, मुझे जो करना था उन्होंने कराया। यहाँ तक कि मेरी पेरेंट मीटिंग में भी वही जाती थी। आपको तो कभी मेरा ख्याल था ही नहीं, ना ही पापा को। आप दोनों अपनी ज़िंदगी में बिजी थे।
अपनी पार्टीज़ में, अपनी शोर-शराबा की ज़िंदगी में। मैं कहाँ थी आपकी ज़िंदगी में? सरिता जी बात को आगे बढ़ता देखकर रिप्सी को रोकते हुए कहती हैं, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ और बड़ों के बीच नहीं बोला करते। ये सही बात नहीं है। अब तो कांता को और भी गुस्सा आ गया। वो धीरे धीरे समझ रही थी। वो जानती थी वो गलत थी। कमल और उसने कभी अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दिया। कमल को उसके किए की सज़ा मिली, पर उसे भी मिलेगी। रिप्सी एक स्माइल देकर कांता को देखकर चली जाती है। कांता पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई तो रिप्सी गुस्से से अपने कमरे की तरफ। उसे अपनी माँ से कभी प्यार नहीं हुआ। असल में बचपन से ही उसकी माँ ने उसे किसी चीज़ की तरह फेंक दिया था। उन्हें एक बेटा चाहिए था और पैदा हो गई रिप्सी। कभी उससे प्यार नहीं किया। रिप्सी को हमेशा ज़रूरत पड़ी तो सरिता जी ही उसके पास खड़ी। उसे पाल पोस कर उन्होंने ही बड़ा किया था, तो इसलिए वो बड़ी माँ से प्यार करती थी और कभी भी उन्होंने उसे अपने माँ बाप के खिलाफ भड़काया नहीं था। लेकिन वो जब बड़ी हुई तो उसे पता चला कि उसकी माँ कितनी लालची औरत थी। शायद वो अपने मतलब के लिए उसे बेच तक देती। तो वहीं विराज के कमरे में जिया बहुत देर बाद शांत हुई। विराज उसे घबरा कर देख रहा था। ये कैसी लड़की है जिसके लिए उसका दिल पागलों की तरह धड़कता है। वो इतना डर जाता है इसे अपने से दूर जाता सोचकर। उसका दिल ही बाहर आ जाएगा किसी दिन। विराज ने उसके माथे को चूमकर कहा, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? जिया बस शांति से उसे देखे जा रही थी। आंखों में आंसू बहकर गालों पर आ ही गए, जिन्हें वो साफ करते हुए कहती है, मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। उसकी बातों में दर्द था, बेहिसाब दर्द। विराज हैरानी से कहता है, समझ नहीं आया। तो जिया बात पलटते हुए कहती है, पता नहीं, शायद कोई सपना देखा। बस मैं आपको ढूंढ रही थी। मुझे अकेला महसूस हो रहा था। मुझे अकेले नहीं रहना। विराज ने उसे गले लगा लिया। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि जिया क्या छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसकी बातों में दर्द था, उदासी थी, एक अजीब सी उदासी, जैसे उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया हो। इसका जवाब तो शायद जिया के माँ बाप के पास होगा। क्या जिया के अतीत में कुछ है? उलझन थी जिसे वो सुलझा नहीं पा रहा था। वो खुद उलझ कर रह गया था। जिया के बारे में पता करने की ज़रूरत उसे थी, पर शायद अभी वो जिया को समझना चाहता है। जब वो जिया के वहाँ जाएगा तो उसके बारे में हर चीज़ पता ज़रूर करेगा। थोड़ी देर बाद जिया फ्रेश होकर आ जाती है। उसकी आंखें अब भी थोड़ी लाल थी। विराज ने पूछा, क्या वो फिर से रोई है? तो जिया ने कुछ नहीं कहा। दोनों हाथ पकड़े नीचे आ गए, क्योंकि साथ में सब लोग डिनर करने का प्लान कर रहे थे। सरता जी तो सबको पहले ही कह दिया था कि आज फैमिली डिनर होगा। वहीं शुभ के घर पर शुभ गुस्से से नवी को देख रहा था, क्योंकि उसने भी बिजनेस ज्वाइन करने से मना कर दिया है। नवी अपनी बेकरी खोलना चाहती है और शुभ अपने माता पिता का बिजनेस संभाल रहा है। वैसे तो उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, पर उसके पेरेंट्स चाहते थे कि अब उसने शादी कर ली है तो वो बिजनेस संभाले, क्योंकि अगर वो बेकरी खोलेगी तो वो अपने बिजनेस में बिजी हो जाएगी और शुभ को ये बिल्कुल पसंद नहीं। ऊपर से वो पहले से दोस्त हैं। उन दोनों में शादीशुदा का रिश्ता कोई था नहीं। वो कब जाकर शादीशुदा कपल की तरह जीने लगेंगे? ऐसे तो वो दोनों बस लड़ते झगड़ते रहेंगे। दोनों के बीच अब भी उतना ही बचपना था। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता कि दूसरों को आकर उन्हें छुड़ाना पड़ता। ये शुभ चाहता था कि नवी उसके साथ बिजनेस ज्वाइन कर ले, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिता सके। पर नवी ने मना कर दिया और उसने अपनी बेकरी का आइडिया सबके सामने रख दिया और सब लोग मानने को भी तैयार थे। तो वहीं विराज और जिया जब नीचे आए तो सब लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे। उसके चेहरे से ही पता चल गया कि वो रोकर आई है। सरिता जी ने विराज का कान खींचते हुए कहा, क्या किया है तुमने जो मेरी बहू के आंखों में आंसू आ गए? ये देखकर जिया को काफ़ी शर्म आई। वो थोड़ा सा मुस्कुराकर कहती है, माँ इन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो मैं बस थोड़ा सा नींद में डर गई थी। मोनिका हंसते हुए कहती है, तुम नींद में भी डर जाती हो? अरे ऐसा कुछ मत किया करो विराज, पक्का तुमने ही कुछ किया होगा, कहीं तुम्हारी पिटाई होनी चाहिए। तभी साहिल वहाँ आते हुए कहता है, जिसके हाथ में गिफ्ट था, और वो जिया की तरफ बढ़ाकर कहता है, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। शादी वाले दिन दे नहीं पाया, पर आज बाजार गया था और मुझे लगा तुम्हें ये अच्छा लगेगा। देखो तो तुम्हें क्या, सबको अच्छा लगेगा। जिया ध्यान से उसे देख रही थी और उसके हाथ में पकड़े उस गिफ्ट को भी। उसे पता नहीं था उसे वो गिफ्ट लेना चाहिए कि नहीं, लेकिन उसने एक नज़र विराज की तरफ देखा, जैसे नज़रों से पूछ रही हो, क्या मैं ये गिफ्ट ले लूँ? तो विराज ने मुस्कुराकर हाँ कहा। मोनिका हंसते हुए कहती है, खोलकर तो देखो क्या दिया है तुम्हारे भालू राम ने। साहिल मुंह बनाकर कहता है, ये भालू राम क्या होता है भाभी?
जिया ने उस गिफ्ट को खोलना शुरू किया। वो गिफ्ट खोलती है तो उसमें बहुत सारे रैप थे। उसे 5 मिनट से भी ज़्यादा का वक्त लग गया था। विराज चिढ़ते हुए कहता है, ये कितना टाइम लगेगा? जिया की खुशी का कोई हिसाब नहीं था। वो चुप थी लेकिन उसे अच्छा लग रहा था। विराज ने सोचा वो बाद में साहिल को अच्छे से मज़ा सिखाएगा क्योंकि वो उसकी बीवी को तंग कर रहा है ये गिफ्ट खुलवा कर। जिया ने उस गिफ्ट को खोला तो उसमें बहुत ही प्यारी सी एक फ़ोटो फ्रेम थी। फैमिली फ़ोटो फ्रेम, बहुत ही प्यारी। ये शादी वाले दिन की थी। जिया और विराज की फ़ोटो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, जबकि बाकी सारे घर वाले मुस्कुराकर उन्हें देख रहे थे। फ़ोटो फ्रेम देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मोनिका खुश होकर कहती है, बहुत ही अच्छी फ़ोटो है। ये कब क्लिक की थी तूने? सब कितने अच्छे लग रहे हैं। जिया तो बस फ़ोटो को देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था उस फ़ोटो में कुछ खालीपन था, पर उसे समझ नहीं आया कि क्या क्या था जो खाली खाली था। उसने कुछ भी नहीं कहा। शायद इस डरावने सपने की वजह से अभी भी उसके दिल में डर भरा हुआ था। उसने हल्की मुस्कान के साथ साहिल को शुक्रिया कहा। विराज ये देख सकता था कि जिया की आंखों में अब भी डर है। वो समझ नहीं पाया क्यों। सब लोग साथ बैठकर डिनर करते हैं, बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। मोनिका उन दोनों को देखकर कहती है, तुम दोनों हनीमून का क्या प्लान कर रहे हो? जिया ने एक नज़र सरिता जी की तरफ देखा तो चुपचाप से अपना खाना खाते हुए मुस्कुरा रही थी। जिया को बड़ी शर्म आई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। अगर वहाँ कुछ ज़मीन का गड्ढा होता तो वो शायद वहाँ कूद जाती। तभी विराज कहता है, अभी कोई प्लान नहीं है। मैं ऑफिस में बिज़ी हूँ और जिया अपने एग्ज़ाम के चक्कर में। अगले मंथ उसके फाइनल एग्ज़ाम हैं, तो हम अभी तो नहीं जा सकते। और वैसे भी कल हम जिया के घर जा रहे हैं। माँ ने कहा था कि पफेरे की रस्म के लिए जाना होगा। ये सुनते ही जिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो खुश हो गई थी। वो अपने घर जा रही थी, अपने मम्मी पापा के पास। डिनर के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में आ गए। आज का दिन बहुत ही टाइट था, बहुत ही हेडेक था। जिया को बुखार होना, नया सीईओ अनाउंस होना, मीडिया में इतनी बड़ी बड़ी खबरें आना। एक इंसान था जो गुस्से से पागल हो चुका था। वो अपने कमरे में गुस्से से इधर से उधर टहल रहा था। वो खुद को गुस्से से देख रहा था क्योंकि अपने हाथों से कैसे सबको जाने दे। उसे जिया को सबक सिखाना पड़ेगा। इसी की वजह से उसकी पूरी मेहनत खराब हो गई, उसकी बेइज्जती हुई और जो कुछ हुआ वो सब कुछ जिया की वजह से हुआ। और ये थी कांता। वो अपने आप को देखकर गुस्से से कहती है, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी जिया। वो गुस्से से कह रही थी, सरिता भाभी आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपने अपने बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं दिया। हमने आपका साथ ज़रूर दिया था, पर आज आपने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया, मुझे नीचा दिखाया, मेरी बेटी को अपनी तरफ कर लिया। मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। मुझे पता है आपकी इज्जत आपको बहुत प्यारी है, पर यह मिडिल क्लास लड़की, इसका मैं तमाशा बनाऊंगी। फिर देखती हूँ आप विराज को कैसे इसके पास रहने देती हैं। मुझे पता है आपको बहू की बहुत सारी रस्में करानी हैं, पर देखिए सही मैं क्या क्या करती हूँ। वो बहुत ही टेढ़ा मुस्कुरा रही थी। पक्का ये कुछ बुरा करने का सोच रही होंगी। उनकी बातों में बेहिसाब नफरत थी, इतनी की देखी जा सकती थी। वो अपने कमरे में ही थी क्योंकि वो सोच रही थी वो कुछ बड़ा प्लान करेंगी। वहीं दूसरी तरफ जिया के कमरे में उसने चेंज कर लिया था। अपना क्यूट सा नाइट सूट पहनकर चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। वो अपने उस टॉम एंड जेरी के नाइट सूट में बहुत ही प्यारी लग रही थी और विराज का इंतज़ार कर रही थी, जो पिछले 15 मिनट से फ़ोन पर बात करते हुए बालकनी में खड़ा था और ठंडी हवा का मज़ा ले रहा था। जिया को अजीब लग रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो जाकर बालकनी के पीछे उसके खड़ी हो जाती है। विराज अपने ऑफिस के रिलेटेड शायद बात कर रहा था। जिया को उन सब चीज़ों की समझ नहीं थी। उसे नहीं पता था वो कितना बिजी है, लेकिन उससे रहा नहीं गया। उसने अपना हाथ उठाकर उसकी पीठ पर रख दिया। उसकी छुअन ने विराज को अंदर तक मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। 8 सालों तक इस प्यार के लिए वो कितना तड़पा है वो कैसे बताए। इस एहसास की हर रोज़ उसने कोशिश की थी। ये गर्माहट उसके दिल को भर गई थी। उसने अपना फ़ोन रखा और पलटकर जिया को देखा, जो चुपचाप से खड़ी थी। विराज ने उसे देखा, वो कितनी क्यूट लग रही है। उसने अपना नाइट सूट पहना हुआ था। विराज ने अपना फ़ोन पॉकेट में रखा और जिया के पास अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपने पास कर लिया। वो रोलिंग से टिक कर खड़ा था और जिया बिल्कुल उसके करीब खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की धड़कनें शोर कर रही थी। धड़कनों का हाल बता रहा था कि वो कितनी तेज़ धड़क रही हैं।
जिया के दिल का हाल तो ये था कि अभी उसका दिल बाहर आ जाएगा। विराज ने अपना माथा उसके माथे से लगाते हुए कहा, क्या कहना है तुम्हें? जिया ने अपना सिर उठाकर देखा और प्यार से उसे देख रहा विराज, उसकी आंखों में कितना प्यार है ये देखकर जिया हैरान थी। विराज की आंखों में प्यार के साथ साथ तड़प बेहिसाब होती थी। जिया को समझ ही नहीं आता था कि विराज इतना क्यों तड़प जाता है उसके लिए। ऐसा क्या हुआ था उन दोनों के बीच? ये ऐसी कौन सी मोहब्बत थी? उसने अपना सिर फिर से नीचे किया क्योंकि विराज की आंखों की तपश उससे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने धीरे से कहा, क्या हम सच में मम्मी पापा के घर जा रहे हैं? विराज मुस्कुरा उठा। उसने उसे और भी करीब करते हुए कहा, हाँ जाना तो है हमें, कल दोपहर को जाएंगे। रात वही तुम्हारे घर पर रुकेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा के पास। मेरी बात हो गई है। ये सुनकर तो जिया और भी ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन फिर उसने एकदम से कहा, वहाँ कैसे रुक सकते हैं? तो विराज कन्फ्यूज सा हो गया। जिया ने छोटे बच्चे की तरह उदास होकर कहा, पर हमारा घर इतना बड़ा नहीं है। यहाँ जितना बड़ा कमरा है उतना बड़ा घर नहीं है और इतनी सारी फैसिलिटी भी नहीं है। आप कैसे रह पाओगे वहाँ पर? विराज मुस्कुरा दिया। उसने कहा, मैं वहाँ फैसिलिटीज़ देखने थोड़ी जा रहा हूँ, तुम्हारी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। और तुम्हें क्यों लगता है मुझे फ़र्क पड़ेगा? पैसे और पावर की रिश्तों में ज़रूरत कहाँ है? मुझे बस उनके साथ समय बिताना है। जिया बस उसे देखती ही रह गई। उसकी इस बात ने उसका दिल जीत लिया था। जिया फिर से कहती है, लेकिन जितना बड़ा ये कमरा है उतना बड़ा तो मेरा घर का हॉल है। उसकी मासूमियत भरी बातें सुनकर विराज के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने अपने लिए सही लड़की चुनी थी, जिसके दिल में दिखावा नहीं था। विराज ने उसके कानों को खींचते हुए कहा, मेरा नहीं हमारा कमरा, और वह घर तुम्हारा नहीं हमारा है। तुम्हारे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि घर छोटा है या बड़ा। हम वहाँ पर जाएंगे, रात रुकेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। उसके इस तरह छूने से जिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, बल्कि उसने तो क्यूटली उसके कानों को खींचा था। पर जिया की धड़कनें फिर से बढ़ गई। उसका दिल खुशी से भर गया। विराज कितना अच्छा है ना, उसे उसके पैसों से नहीं मतलब। उसकी बातों से ही पता चलता था कि उसे पावर और पैसे से मतलब नहीं था, उसे रिश्तों से मतलब था। हाँ, शायद अगर पिछली ज़िंदगी वाला विराज होता तो जिया उसे कभी इस तरह नहीं मिलती, क्योंकि वो एक अकड़ू इंसान था। उसे अपने पैसे और पावर का घमंड था। वो दूसरों से दूर रहता था। वो कभी किसी के लिए झुकता नहीं था। उसे रिश्तों से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जिया की मोहब्बत ने उसे बदल कर रख दिया था। इस बार उसने अपनी मोहब्बत को पा लिया। उसे जिया के सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए। उसके लिए बस जिया ही काफ़ी थी। जिया ने दोबारा से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो समझ गई थी विराज का दिल बहुत अच्छा है। उसके लिए फॉर्मेलिटी की ज़रूरत ही नहीं है। ठंड की वजह से जिया को ठंडा लग रहा था, तो विराज उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वो लोग बालकनी में एक दूसरे की बाहों में खड़े थे, एक दूसरे के आगोश में, एक दूसरे की खूबसूरती को महसूस कर रहे थे, और ठंडी हवाएं उन्हें छूकर जा रही थी, जो उन्हें बहुत ही सुकून दे रही थी। दोनों अपनी आंखें बंद किए हुए खड़े थे। दोनों की आंखों में शायद नमी थी। विराज ये सोचता था कि अगर जिया उसके करीब इतना आएगी तो कितना अच्छा होगा। उसने सोचा नहीं था कि पिछली ज़िंदगी में कितना कुछ बर्दाश्त किया था। अकेले अपनी पूरी ज़िंदगी काटने का फ़ैसला किया, बिना मोहब्बत के, बिना किसी रिश्ते के। एक एक कर हर रिश्ता उससे दूर जाता गया। वो हर रात खुद को कोसता था, यूं ही तन्हा अंधेरे को देखकर रोता था और सोचता था कि उसकी जिया किसी और की हो गई, वो किसी और की पत्नी बन गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जो तारों की छाँव में खड़ा होकर दुआ करता था जिया को पाने की, वो इस तरह कभी पूरी होगी। भगवान ने उसके सच को सच बना दिया, उसे दूसरा मौका दे दिया, उसे ज़िंदगी में खुशियाँ भरने का मौका दे दिया, और इस बार वो इस मौके को अच्छे से इस्तेमाल करेगा। हर गुनहगार को सज़ा ज़रूर मिलेगी। जिसने बुरा किया है उसे सज़ा मिलेगी, पर एक सही तरीके से, सही वक्त के अनुसार। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे जिया और उसके रिश्ते में कभी भी कुछ बुरा हो। काफ़ी देर बालकनी में दोनों ऐसे ही खड़े रहे। ठंड जैसे ही बढ़ी, विराज जिया को अंदर ले आया। वो नहीं चाहता वो फिर से बीमार हो जाए। सुबह ही तो उसे बुखार होकर हटा है। जिया बेड को ठीक करने के लिए लग जाती है तो विराट चेंज करने चला गया, क्योंकि उसने अभी तक चेंज नहीं किया था। विराट चेंज करके आया तो उसने अपना कुर्ता और शॉर्ट्स पहने हुए थे। वो काफ़ी अच्छा लग रहा था।
वो बिल्कुल सिंपल सा लग रहा था, पर फिर भी काफ़ी स्मार्ट था। जिया ने बस एक नज़र देखा। उसने अपनी पलकें झुका ली। असल में उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। उनकी शादी को अभी एक ही दिन बीता है और आज शायद ये दूसरी ही रात थी। कल तो वो लोग शादी के चक्कर में बाहर थे और एक दूसरे के पास नहीं आए थे। पर आज क्या होगा, और जिया को अभी पता नहीं था। असल में वो अभी इस रिश्ते को आगे समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। जिया को इतना तो पता था कि विराज कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। वो उससे बहुत मोहब्बत करता है, वो उससे बहुत प्यार करता है और उसकी फीलिंग्स की कदर करता है। पर उसे पता नहीं था कि ये सब कुछ कैसे करना है, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। वो अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रही थी और क्या कहना है उसे ये भी नहीं पता था। उसके मन में अक्सर डर सा भर गया था, कुछ गलत ना हो जाए। विराज उसके बैठने के तरीके से समझ गया कि वो नर्वस है, क्योंकि वो बेड के बिल्कुल कोने में बैठी थी। ज़रा सा हिलती तो शायद नीचे ही गिर जाती। ये देखकर विराज मुस्कुरा देता है और दूसरी तरफ आकर बेड पर बैठते हुए कहता है, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा, इस तरह बैठी हो, इधर आओ मेरे पास। जी हल्का सा खिसक जाती है, मतलब ना के बराबर। ये दिखावे के लिए था। विराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस लड़की का क्या ही करे, ये क्या सोच रही थी। विराज ने उसकी बाजू पकड़ी और अपने पास करते हुए कहा, यहाँ आओ मेरे पास। पूरी रात बैठकर सोना है क्या तुम्हें? उसकी बात सुनकर जिया के गाल गुलाबी से हो गए। उसका हाथ विराज के सीने पर जा लगा। विराज उसकी झुकी हुई नज़रों को देख रहा था। विराज बेड के ऊपर टिक कर बैठा था। विराज ने जिया को अच्छे से अपनी गोद में लेते हुए कहा, मुझसे दूर भागना बंद करो अब। तुम्हें यहीं रहना है मेरे पास, हमेशा मेरी बाहों में, मेरे साथ, समझ आ रहा है? जिया को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या ही कहे। विराज ने उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, चिंता मत करो, अभी ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला मैं। तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहता हूँ और खुद को भी, ताकि अपने प्यार का एहसास तुम्हें करा सकूँ। विराज की बातें जिया के दिल को छू जाती थी। वो इतनी अच्छी बातें करता था। मतलब वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा है। ऐसा इंसान कहाँ मिलता है? विराज बस उसे देखे जा रहा था। उसने अपनी आंखें झुकाए हुए थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसे अपने अंदर बसा रहा हो, अपनी धड़कनों के अंदर उतार रहा हो। जिया बहुत खूबसूरत थी। विराज को लगता था अगर वो आंखें बंद करेगा तो वो गायब हो जाएगी। विराज काफ़ी थका था। वो 2 दिन से अच्छे से सोया तक नहीं था। आज भी उसने बहुत काम किया था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो खूबसूरत सी बीवी उसकी बाहों में थी, ये बहुत सुकूनदायक था। वहीं जिया उसकी बाहों में बहुत खूबसूरती से बैठी हुई थी। वो दोपहर को सो गई थी तो उसे अब नींद नहीं आ रही थी, इसलिए चुपचाप से उसे देख रही थी। विराज उसके भाव देखकर समझ रहा था कि वो कुछ सोच रही है। विराज के मन में जिया को परेशान करने का ख्याल था, इसलिए एकदम से उसे बेड पर लेटाया, उसके ऊपर झुक गया और प्यार से कहता है, तुम्हें पता है लोग बेड पर क्या करते हैं? जिया ने जल्दी से उसे अजीब नज़रों से देखा और बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा, जैसे पूछना चाहती हो कि क्या करते हैं। उसके हिसाब से तो लोग बेड पर सोते होंगे। उसकी कन्फ्यूज़न भरी नज़रों से विराज को हंसी आ गई। वो बहुत ही मस्ती से कहता है, लोग बेड पर रोमांस करते हैं, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता? तुम बहुत बुद्धू हो। वो ध्यान से जिया की तरफ देखता है, जो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। तो विराज उसकी नाक को खींचते हुए कहता है, ऐसे क्यों देखती हो मुझे, जैसे मैं कोई अजूबा हूँ? अब तो विराज को खुद पर यकीन नहीं था। वो इतनी बातें कर रहा था। जो शब्द वो गिन गिन कर बोला करता था, वो तो शायद अब वो एक दिन में ही बोल देता था। शायद इतनी बातें तो वो 1 महीने में भी नहीं करता था। जिया थोड़ा सा डरते हुए कहती है, लेकिन अभी तो कह रहे थे कुछ नहीं करेंगे। विराज झुककर गालों को किस करते हुए कहता है, हाँ हाँ कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा बेड रोमांस करेंगे। जिया जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका दिल फिर से धड़कने लगा था, वो भी पागलों की तरह, जैसे अभी बाहर आ जाएगा। पर उसे डर भी लग रहा था। लेकिन तभी विराज की हंसने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। जिया की शक्ल देखने लायक थी। विराज उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। जिया को अब जाकर समझ आया कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जिया ने मुंह बनाया और दूसरी साइड करवट करके लेट गई। विराज ने उसे अच्छे से पीछे से बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? लेकिन मुझे आ रही है। तुम्हें इसी तरह बाहों में भर के सोना है मुझे। जिया ने कुछ भी नहीं कहा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी।
विराज की हंसी उसे खुशी दे गई, पर ऐसा कुछ था जो उसे नहीं बताना था। अभी तो नहीं। विराज को खुद भी महसूस नहीं हुआ। 8 सालों बाद वो हंसा। 8 सालों बाद उसके चेहरे पर खुशी आई। 8 सालों बाद वो लौट कर आया तो उसकी मोहब्बत उसकी बाहों में थी। सोच कर देखो, अगर आप किसी और को अपनी जगह रखें और आपका प्यार किसी और का हो जाए और आप उसे दूर से देखें छुप छुप कर। विराज ने ये सब कुछ सहा था। भगवान ने उसे मौत दी और फिर मौका दिया। वो दोनों काफ़ी करीब थे। दोनों सुकून से एक दूसरे के बाहों में थे और फिर इसी तरह सो गए। तो वहीं दूसरी तरफ कांता मोबाइल पर हंसते हुए किसी से बातें कर रही थी। वो बहुत ही घमंडी थी। ना जाने वो विराज की पत्नी के लिए क्या ही कर रही थी। शायद वो कुछ बुरा करने का सोच रही थी। वो किसी से कह रही हैं, वो एक मिडिल क्लास लड़की है। सरिता भाभी ने सिर पर लाकर बिठा दिया है, पर कल ऐसा तमाशा बनाऊंगी कि खुद इस घर में वापस नहीं आएगी। बहुत खूबसूरती का घमंड है उस लड़की में, पर रहेगी तो मिडिल क्लास ना। एक हाई क्लास फैमिली में रहना कहाँ से आएगा उसे। कल मुँह दिखाई है, बस देखो उसका कैसे जुलूस निकालती हूँ मैं। उनकी बातों में जिया के लिए नफ़रत इतनी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था, पर उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। जो भी होगा वो बहुत ही शानदार होगा। तो वहीं मोनिका और कार्तिक अपने कमरे में थे। मोनिका गुस्से से कार्तिक को देखकर कहती है, क्योंकि वो उसे परेशान कर रहा था। कार्तिक और मोनिका बच्चों की तरह झगड़ा करते थे। पूरे घर को ये बात पता थी। दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और दोनों ने शादी की थी। शादी करने का यही तो एडवांटेज मिला दोनों को, एक दूसरे की सारी बातें जानते थे, पुराने से पुरानी बातें। आगे क्या होगा जानते हैं अगले भाग में। जो लोग भी कहानी को सुनते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी एपिसोड रिकॉर्ड कर सकूं। वैसे ये कहानी कंप्लीटेड है प्रतिलिपि पर, वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। इसका सेकंड सीज़न बस आएगा, इसलिए इसे मैं यूट्यूब पर देना चाह रही थी।